जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 58 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 16 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इस प्रकार से, ये रहा, और इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे आपको पावर है वो माइनस में दे रखी है, पावर माइनस में दे रखी है तो संख्या को पलट दो। यहाँ पे भी पावर माइनस में है तो एक बार इसको पावर माइनस में दे रखी है तो इसको मैं 8/5 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगी। इस पावर, इसकी पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको 5/8 लिख दूं तो इसकी भी पावर है वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। और यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा 4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे ये -3 है, एक बार इसको -3 ही रहने दें। अब इसको सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 8 की पावर 7 है और यहाँ पे 8 की पावर 4 है तो कितना बचेगा, 8 की पावर 3 बचेगा भी। और यहाँ पे भी 5 की पावर है वो 3 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद में आगे यहाँ पे क्या है, 4 की पावर है वो 3 दे रखी है। 4 की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। और उसके बाद में और इसकी जो पावर दे रखी है वो आपको -3 दे रखी है। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन करोगे तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 × 2 लिख सकता हूँ भी, 4 × 2 की पावर 3 और इंटू 4 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर 3 है और इन सभी की पावर है वो -3 है। चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, अब इसको मैं अलग अलग लिख दूं, 4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 और यहाँ पे इसको मैं लिख दूं 5 की पावर 3। अब देखो भी ये 4 की पावर 3 है और ये भी 4 की पावर 3 है तो इसको मैं क्या लिख दूं, 4 की पावर 6 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 6 अपॉन में इंटू यहाँ पे 2 की पावर 3 है ही और इसको मैं लिख दूं 5 की पावर 3। अब इसकी जो पावर है वो क्या है, इसकी पावर -3 चल रही है अभी तक इसकी पावर क्या है, -3 चल रही है। अब देखो भी इसको, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं भी। इस 4 को 2 की पावर 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू यानी 2 की पावर 2 लिख दूं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 6 है अभी, इसकी पावर कितनी है, 6 है। और इंटू 2 की पावर 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 5 की पावर 3 आ जाएगा। और इसकी पावर क्या चल रही है, अभी भी -3 चल रही है अभी, ठीक है। अब देखो भी 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 12 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 3 और अपॉन में आ जाएगा 5 की पावर 3। चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी माइनस में चल रही है, अभी -3 चल रही है। अब देखो भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे अब देखो भी 2 की ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी तो 2 की पावर 15 आ जाएगी ऊपर वाली और नीचे वाली क्या आ जाएगी, 5 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। -3 है, अब इसको +3 बनाना है आपको, +3 बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और अपॉन में 2 की पावर 15 और इसकी भी पावर 3 है। अभी अलग अलग लिख दूं, इसकी भी पावर 3 है क्योंकि पॉजिटिव में होगी पावर अब, और इसकी पावर इसकी भी पावर 3 है। अब देखो भी ऊपर वाला मैं क्या लिख दूं, 5 की पावर 9 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाला है वो 5 की पावर है वो 45 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 45 को मेरे को यहाँ पे आंसर है वो इस रूप में दे रखा है, इस रूप में दे रखा है तो मैं नीचे वाला है वो पोर्शन इस प्रकार से चेंज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है भी। इसको लिख दूं मैं 5 की पावर 9, ऊपर वाला तो ये रख दिया और नीचे वाला है वो चेंज कर दूं 5 की पावर 5 और 9,
5 और 4 45 होते हैं भाई, 5 नहीं 45 होते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर है वो रख दूं मैं, 5 की पावर आपका 2 की पावर 5 और यहाँ पे 4 रख दूं, यहाँ पे 4 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपन गलत कर दिया गया, 15 2 30 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई कोई गलत तो नहीं कर दिया अपन ने, 15 था यहाँ पे और उसके बाद में इसको पलट दिया हमने। और ये आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएगी, जोड़ दो, 12 और 3 15 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 12 और 12 और 3 15 हो गए भी। अब इसको देखो भी, इसको अपन लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2 और इसका 5 और यहाँ पे इसकी पावर है वो 4 9 रख देंगे भाई, यानी 5 नहीं 45 होते हैं ना। हमने पहले 5 चौके 20 रख रखा था, अब 5 नहीं 45 होते हैं। अब 2 की पावर 5 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5 को 32 लिख सकता हूँ, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32, 2 की पावर है 5 है वो 32 होती है, तो 5 की पावर 9 और यहाँ पे 32 और 2 की पावर 5 32 हो गया और इसकी पावर 9 है तो यहाँ पे 9 आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/32 और इन सभी की पावर है वो 9 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, 25 और यहाँ पे माइनस का एक्स की स्क्वायर माइनस 9 और बराबर में आपको दे रखा है 81 और 81 की पावर है वो हाफ दे रखी है। तो हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है भी, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, रूट लगा दो इसके ऊपर। तो यहाँ पे 25 और माइनस का एक्स की स्क्वायर और प्लस का 9 हो जाएगा और बराबर में ये 9 हो जाएगा भी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब अगर ये जो 9 है वो बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो ये प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 9 माइनस 9, तो ये तो कैंसिल हो गया अभी, 0 हो गया यहाँ पे। अब ये माइनस, ये जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस का है, तो 25 बराबर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब अपने को एक्स का मान ज्ञात करना, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है विद्युत संयोजी यौगिक, जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन कब प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक है वो चालन, विद्युत का चालन है वो गलित अवस्था में करते हैं भी, गलित अवस्था के अंदर है वो विद्युत का चालन करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, कौन सा जो उत्तक है वो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, तो वो उपकला उत्तक करता है भी, उपकला उत्तक है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 व्यक्ति है एस टी वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन इसका क्रम इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एस के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एस के दाईं ओर 2 व्यक्ति है, तो एस यहाँ पे आ गया पहला और दूसरा ये हो गया। और डब्ल्यू और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 और डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा अभी। उसके बाद में इसने क्या बोला, वी किसी एक सिरे पर बैठा है, वी है वो किसी एक सिरे पे बैठा है, तो वी को एक बार यहाँ पे बिठा देते हैं। और वाई और वी, वाई है वो वी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो दाईं ओर ठीक बगल में है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाई आ जाएगा अभी। और वी है वो दाईं ओर बैठा है, फिर वी है वो दाईं ओर बैठा है, तभी वाई है वो वी के बाईं ओर ठीक बगल में आ गया। अब उसके बाद में टी है वो एस के ठीक बगल में नहीं बैठा, टी है वो एस के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब टी यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में बच गया एक व्यक्ति और, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, तो बाएं सिरे पे कौन बैठा है, एक मिनट, बाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पे कौन बैठा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू तो पहले से यहाँ पे है, तो एक व्यक्ति और कौन बच गया अभी, एक्स बच गया, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो डब्ल्यू बाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो डब्ल्यू बैठा है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संतुलित हो जाएगी ये बताना है। तो यहाँ पे 11 और 12 को आपस में चेंज कर दो, समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। तो ये 11 प्लस में 7 और माइनस में 8 भाग 4 माइनस 5
और गुना 12 और बराबर में 54 आना चाहिए। अब 8 एकम 8 और 8 दुए सॉरी 4 एकम 4 4 दुए 8, तो यहाँ पे माइनस का 3 बच गया अभी। अब -12 गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा अभी। अब प्लस का 3 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर अपन इस प्रकार से भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 36। 12 से गुणा होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा अभी, इस 12 से गुणा होगा तो ये 36 हो जाएगा अभी, ये 36 हो जाएगा। अब 36 होगा तो यहाँ पे प्लस का 7 है और प्लस का 11 है तो ऐड कर दो, तो 6 और 7 14 और 1 15, 6 और 7 13 और 1 14 और 3 4 और 1 5, तो यहाँ पे 54 आ रहा है। 54 बराबर 54, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक घर में 500 वोट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित किया जाता है और 1500 वोट का एक विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। तो टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत आपको बतानी है कितनी होगी। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपको दैनिक यानी एक दिन की बतानी है। एक दिन की बताओगे तो यहाँ पे ये क्या है, 150 वोट का रेटिंग कर रहा है और 4 घंटे चल रहा है। एक दिन में 4 घंटे चल रहा है तो अपन यहाँ पे 150 इंटू 4 घंटे चल रहा है तो ये लो 4 से गुणा करवा दिया, तो ये एक दिन का कितना हो जाएगा, इसका 15 चौके 60, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा अभी, 600 वोट घंटा आ जाएगा। अब इसमें सभी में आंसर दे रखा है वो वोट घंटा के अंदर दे रखा है, वाट घंटा के अंदर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 1500 वाट है वो 25 मिनट चलता है। ये 25 मिनट चलता है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, घंटा में बनाना पड़ेगा भी। 25 मिनट चलता है, ये 1500 वाट हो गया 25 मिनट के लिए। और उसके बाद में अगर इसको घंटा बनाएंगे तो 25 मिनट में 60 का भाग देना पड़ेगा भी। 60 का भाग दोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा भी, तो यहाँ पे 25 मिनट चलता है तो इंटू 25 कर दो और अपॉन में कर दो 60, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका घंटा में बन गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 2 12 बच गया, 3 30 और 6 5 30, तो 25 25 या 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 वोट घंटा और ये आ जाएगा 625 वोट घंटा। चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन है ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। यानी यहाँ पे ऑप्शन आपको है वो वोट घंटा के अंदर दे रखा है, घंटा के अंदर दे रखा है, तो ये एक दिन के अंदर है वो 600 वोट घंटा आ जाएगा इसका। तो ठीक है, अभी ये 4 घंटे चल रहा है, ये 25 मिनट ही चल रहा है। अब 25 मिनट चल रहा है तो इसको घंटा में बनाएंगे तो अपॉन 60 का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 60 का आपने भाग कर दिया तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 सिक्के 150 होते हैं और 25 25 या 625 हो जाएंगे। आगे चलो भी नेक्स्ट आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। अब आपको इसमें बताना भी इसमें से कौन सा एल्किनो की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। एल्किनो का मतलब क्या होता है, एल्किन, एल्किन का बताना भी, एल्किन का समजातीय श्रेणी वाला कौन सा है। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n होता है भी। तो यहाँ पे देखो भी 10 यानी कार्बन 10 है, तो इसके अंदर सभी के अंदर देखो भी 10 दुए 20 और 2, यानी ये किसका है, 10 दुए 20 और प्लस 2 कर रहा है, ये 10 दुए 20 प्लस 2 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एल्केन का है, ये एल्केन श्रेणी का है। और 6 दुए 12 प्लस 2 कर रहा है तो इसका मतलब ये भी एल्केन का है। और यहाँ पे 10 दुए 20 और माइनस 2 कर रहा है, 10 दुए 20 और माइनस 2 कर रहा है, तो ये यहाँ पे एल्काइन का, ये किसका भी, एल्काइन का है। अब एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यहाँ पे -2 कर रहा है और यहाँ पे +2 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, CnH2n+2। यहाँ पे एल्किन का फॉर्मूला ये होता है, एल्किनो का फॉर्मूला है या फिर एल्किन का फॉर्मूला है CnH2n होता है, यानी 10 दुए 20 टोटल दुगना ही करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन C10H20 2 नंबर ऑप्शन है, ये आपका एल्किनो की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से कर देंगे अपन। अब इसको चेंज कर दो, चेंज करोगे तो 2 की पावर 2 आ गया, प्लस में 3 की पावर है वो भी 2 आ गया, और प्लस में 4 की पावर है वो भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे या तो इसका 2 की पावर 2 4 होता है, ये 9 होता है और ये 16 होता है, 16 और 9 25 और 25 और 4 29, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी दिए गए 3 वर्षों में किस वस्तु ने अधिकतम संयुक्त लाभ अर्जित किया तथा वर्ष 2019 में सबसे अधिक लाभ वाली
सबसे अधिक लाभ वाली वस्तुओं का लाभ सबसे कम लाभ वाली वस्तुओं के लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तीनों वर्षों के अंदर है वो सबसे अधिक लाभ किसमें हुआ है और सबसे कम लाभ किसमें हुआ है, उनका आपको अंतर देखना है पहले तो इसमें सभी को जोड़ना पड़ेगा, भी आपको जोड़ करके देखना पड़ेगा सब में लाभ कितना कितना हो रहा है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है 2019 में सबसे अधिकतम लाभ, 2019 में सबसे अधिकतम लाभ कितना है, 45 है। वाली वस्तुओं का लाभ सबसे कम लाभ वाली वस्तुओं के लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे कम वाला कौन सा है, तो 15 है। अब कितना अधिक है, तो ये आपका 30 अधिक है भी, ठीक है, 30 अधिक है। और किससे अधिक है, तो 15 से अधिक है, और इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पे प्रतिशत आपको निकालना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 100 किलोमीटर पर घंटा और 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। तो पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और वो आपको बताना है मिनट के अंदर। अब देखो भी, अब 100 किलोमीटर है और ये 120 किलोमीटर है, एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 120 माइनस में 100 हो जाएगी भी, यानी 20 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको क्या है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज कर लो। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 50/9 आ जाएगा भाई, 50/9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो भी सापेक्ष जो लंबाई होती है वो आपकी ऐड होती है भी, तो 200 प्लस में 300, तो आपके सापेक्ष जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अब 500 मीटर की दूरी है वो 50/9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितने में कवर कर देगा, तो वो देख लो 50 × 9, तो यहाँ पे 50 से 50 कैंसिल हो जाए, 10 बच गए, यानी 90 सेकंड। अब 90 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 90 सेकंड को मैं 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है, और बच गया 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में यहाँ पे 1.5 सेकंड यानी 1.5 मिनट लिख सकता हूँ भी इसको, तो यहाँ पे 1.5 मिनट, ठीक है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था, ये आपको बताना है। तो देखो भी 50% की वृद्धि हुई यानी कमी हुई है, तो 50% को 1/2 लिखूंगा मैं, तो 2 में 1 की कमी हो गई, तो यानी 1 हो जाएगा। और उसके बाद में 50% की दूसरी बार वृद्धि हो रही है, तो 2 से 1 यानी 3 हो रहा है, तो यहाँ पे देखो भी 4 और फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसके अंदर देखिएगा, तो इसने क्या बोला है भी अंतिम वेतन कितना है, 3 है, उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है, तो प्रारंभिक वेतन 4 है, अंतिम वेतन 3 था, प्रारंभिक वेतन 4 है, तो 1 कम है। और किससे, 4 से इंटू क्या कर दोगे 100, तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 25%, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। जी है वो डी के दाईं और छठे स्थान पर है, तो डी के दाईं और डी, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे स्थान पर कौन है, जी है भी। जी एच और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब दोनों के ठीक बगल में बैठा, तो ई को मैं एक बार यहाँ पे बिठा देता हूँ और एच को एक बार यहाँ पे बिठा देता हूँ। अब ई और एच की सीट भी चेंज हो सकती है भी यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है भी। अब जी है वो एच और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, और यहाँ पे बोला है सी है वो ई के दाईं और ठीक बगल में है, तो इसका मतलब क्या है, ई यहाँ पे नहीं आएगा भी, ई यहाँ पे नहीं आएगा, एच यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। अब ई के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब इसने बोला यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 9 है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। यदि एक नाइक्रोम तार का प्रतिरोधकता आपको दे रखी है, एक नाइक्रोम तार की प्रतिरोधकता इतनी है और इसकी लंबाई है वो 5.5 मीटर है और इसका प्रतिरोध है वो 22 ओम है, तो इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। अब प्रतिरोध का फॉर्मूला देखो भी क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है रो,
और रो को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। रो एल अपॉन में ए होता है। एल यहाँ पे लंबाई है, ए यहाँ पे अनुप्रस्थ काट है। अब आपको अनुप्रस्थ काट ज्ञात करना है। अनुप्रस्थ काट आपको ज्ञात करना है तो ए है वो इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आर ए बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल। अब आपको ए ज्ञात करना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी रो का मान रख दो। रो का मान कितना है, यानी प्रतिरोधकता का मान है 110 इंटू 10 की पावर -8 और इंटू एल यहाँ पे कितनी है, लंबाई कितनी है 5.5 है अभी। और यहाँ पे आपके पास में आर कितनी है, तो आर यहाँ पे 22 है, तो 22 का 22 रख दो, पॉइंट हटाओ तो नीचे एक बार 10 लगा दो भी, ठीक है। 11 से काटो तो 11 दुए 22 और 11 पंजे 55, 5 एकम 5 और 5 दुए 10, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा आपका, तो ये 2 से काटोगे ये 5 एकम 5 और 5 दुए 10। अब नीचे आपका 4 बच गया भी, एक तो 2 ये रहा भी, ये एक तो 2 ये रहा और एक ये रहा, तो नीचे है वो आपका 4 बचा हुआ है, तो 4 से गुणा करो, 4 से डिवाइड कर दो 110 को। 110 को है वो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा अभी, ये आपका चला जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दुए 8, 4 दुए 8 हो जाएंगे। यहाँ पे बच गया आपका 3 30 और 4 7 28, 4 7 28 बच गया 2। अब यहाँ पे 2.27, अगर मैं यहाँ से -1 और कर देता हूँ, यानी आपका यहाँ पे एक प्रकार से अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, एक प्रकार से देखो भी, यानी नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 110 इंटू आपका हो जाएगा 10 और इंटू 10 की पावर है वो 7 लिख सकता हूँ क्या इसको इस प्रकार से, या फिर ये करो भी आप इस प्रकार से लिख दो इसको, ठीक है। एक बार इसको 10 को नीचे वाले को काटो मत, नीचे वाले को आप है काटो मत। अब देखिएगा यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे नीचे लग जाएगा 10। अब इस 10 को काटना नहीं है आपको, ठीक है। 11 से काटो, 11 दुए 22 और 11 पंजे 55 होते हैं, 5 से इसको गुणा करोगे तो 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। और उसके बाद में 10 की पावर है वो -8 है और अपॉन में आपके पास में 2 इंटू 10 है। अब 2 से काट दो इसको 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका, चला जाएगा 2 दुए 4 बच गया, 1 15, 2 7 14 बच गया 1 और 2 5 10, यानी 275 बार कट गया। अब 275 बार कट गया तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा। अब आपका आंसर है वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, 227.5 इंटू 10 की पावर है वो -8 आ जाएगा, जो कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जो कि आपको है वो आंसर इस प्रकार से नहीं मिला। अब देखो भी, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, और भी सोल्व हो सकता है ये 200 यानी 27.5 इंटू 10 की पावर -8 है, तो यहाँ से एक है अपन क्या करते हैं -7 कर देते हैं, 10 की पावर -7 कर देते हैं, तो ये एक नीचे 10 और लग जाएगा अभी, ठीक है। नीचे 10 और लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट और लगा दो इधर, तो एक पॉइंट और लगाओगे तो 2.75 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी मैच करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका आंसर है वो सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है अभी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे पावर 7 के रूप में, पावर के 7 के रूप में अगर आप करोगे यहाँ पे, तो ये आपका 10 है वो नीचे चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन में समुच्चय दे रखा है 14 और उसको लिख रहा है 336 और यहाँ पे 8 है, ठीक है। और ये 12 और इसको लिख रहा है 324 और यहाँ पे 9 है। अब देखो भी कौन सा नियम यहाँ पे लगा रहा है, 14 और उसके बाद में 8 लिख रहा है, तो 14 और 8 को 14 336 और 8, अब 14 और 8 को आपस में गुणा करवाओ, 14 और 8 को आपस में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 3 और 8 एकम 8 और 3 11, यानी 112 हो रहा है भाई, 112 हो रहा है। तो इसको 3 से गुणा करवा दो, 3 से गुणा करवाओगे तो 336 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 12 निमा 108 होते हैं भाई, 108 को फिर 3 से गुणा करवा दो, 3 से गुणा करवाओगे तो ये 3 8 24 और 324 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
भी बाहर वालों का गुणा करवा रहा है, ये एक प्रकार से बाहर वालों का गुणा करवा रहा है आपस में, और फिर क्या है 3 से गुणा करवा रहा है सभी संख्या को। बाहर वालों का गुणा करवाया 14, 8 का गुणा करवा दिया 112, फिर 3 से गुणा करवा दिया 336 आ गया। इसी प्रकार से 12 और 9 को गुणा करवाया तो 108 आया, और फिर 3 से गुणा करवा दिया 324 आ गया। इसी प्रकार से 18 और 378 और यहाँ पे 7, तो 18 और 7 को आपस में गुणा करो 6, और ये आपके पास में 7 एकम 7 और 5 12 यानी 126। उसके बाद में 3 से गुणा करो 6 3 18 1 और 3 2 6 और 1 7 और ये 3 एकम 3 378 हो गया। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन में दो गोलों के आयतन का अनुपात है वो आपको दे रखा है। दो गोलों के आयतन का अनुपात आपको दे रखा है। तो गोले का आयतन क्या होता है भी, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है भी, ठीक है। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा भी, 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये यहाँ पे R2 हो जाएगा। अब देखो भी 4/3 पाई कॉमन है, तो इसमें ये कट जाएगा। अब इसका मान है वो 27 अनुपात कितना दे रखा है, R दे रखा है, यानी R की 3, यानी R1 की 3 घन और R2 की 3 है बराबर में, ये आपको दे रखा है 27:8 दे रखा है। अब यहाँ से ये हटाएंगे तो इसका घन निकाल लो, तो इसका घन तो 3 होता है और नीचे वाले का होता है 2। तो यहाँ पे आपका जो R का मान निकल के आ गया वो आ गया 3/2 आ गया, ये R1 और R2 का आ गया। अब इसने पूछा क्या है, तो उसी क्रम में उन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है गोले का, 4 पाई R के स्क्वायर होता है, तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे R का मान कितना है, इसका 3 है और इसका 2 है, तो स्क्वायर करना तो इसका 9 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 9/4 यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। K, L, M, N, O और Q एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। Q और N के बीच में केवल 3 विद्यार्थी बैठे हैं। Q और N के बीच में 1 2 और 3, यहाँ पे N आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला K और L M के ठीक बगल में बैठे हैं। K और L है वो N के K और L है वो M के ठीक बगल में बैठे हैं। K O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। K है ना, वो O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 तो इसमें आएंगे। अब इसने पूछा है भी K O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो O के दाईं ओर O को मैं यहाँ पे बिठा दूं तो पहला और दूसरा K यहाँ पे आ जाएगा, और K यहाँ पे आएगा तो M यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में L यहाँ पे आ जाएगा अभी। इट्स ओके। और L K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। L है वो K के दाईं ओर, K ये रहा पहला और दूसरा दाईं ओर दूसरे स्थान पर L है, कोई दिक्कत नहीं है। N है वो L के दाईं ओर ठीक बगल में, अभी N है ना वो L के दाईं ओर ठीक बगल में, एकदम से ये कोई दिक्कत नहीं है। Q O के दाईं ओर ठीक बगल में है, Q है ये O के दाईं ओर ठीक बगल में, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। इनमें से किसके ठीक बगल में K और O है, तो K और O है वो Q के ठीक बगल में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, तो 653 सबसे बड़ी संख्या भी, और इसका दूसरा अंक यानी 5 और के पहले अंक में जोड़ दिया जाए। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 713 है, 317 है, और इसके पहले अंक में जोड़ दिया जाए, पहला अंक यानी 7 है, क्या है इसमें, यानी यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को छोटी संख्या के पहले अंक में, छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो छोटी संख्या इसमें तो 317 ही है अभी, और इसका पहला अंक 7 है, और यहाँ पे इसने क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है अभी, सबसे बड़ी संख्या इसमें 653, 648 और 545, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, दूसरा अंक इसमें तो 5 है अभी। अब इसमें देखो भाई पहला अंक है वो ये एक उदाहरण के रूप में दे रखा है 697,
अब 697 के अंदर पहला अंक है वो 6 है इसमें, ठीक है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक है वो 7 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है वो 317 है, तो 317 में 3 पहला अंक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 और 3 8, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीनी के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा हो जाएगा भाई, नाथुला दर्रा 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिवाइस द पॉलिटिक ऑफ, तो इसमें पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स, यानी भारत के किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैंप्स जो नीति थी वो किसने तैयार की थी भी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स की नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी भी, लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स की नीति। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 23 नंबर क्वेश्चन में यदि पहला घटक एक प्रतीक है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो यहाँ पे देखो भी पहला घटक प्रतीक है क्या, हाँ, अंतिम संख्या भी एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगला देखो भी यदि पहला घटक एक विषम संख्या नहीं है, पहला घटक एक यहाँ पे विषम संख्या नहीं है, तो पहली शर्त यहाँ पे लागू कर दो। पहली शर्त लागू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 को क्या लिखेगा, 2 को P लिखेगा, और उसके बाद में 9 को क्या लिखेगा, 9 को लिखेगा Z, और उसके बाद में @ को लिखेगा A, और उसके बाद में प्लस का क्या लिखेगा, प्लस का लिखेगा N। तो उसके बाद में यहाँ पे देखो भी स्टार को क्या लिख रहा है, फिर स्टार को J लिख रहा है, तो यहाँ पे J आ जाएगा। पहले और अंतिम के कोड है वो चेंज करने हैं आपको, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अब 25 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आधार पर सत्य ये बताना है भी क्या होगा, और तो यहाँ पे देखो भी V और T दोनों बराबर है क्या, V ये रहा और T ये रहा यहाँ पे है। अब इसमें W से V बड़ा है, W से V बड़ा है और T से W बड़ा है, तो ये अपन नहीं बोल सकते V और T दोनों बराबर है। अब इसमें देखो भी क्या S से X बड़ा है क्या, S से X है वो बड़ा है क्या, S ये रहा, X यानी V से X बड़ा है, V से S बड़ा है, और यहाँ पे W से भी V बड़ा है, W से भी V बड़ा है, और V से S बड़ा है, तो यहाँ पे V और X में तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा भी, ये भी अपन नहीं बोल सकते। अब इसमें देखो भी U से W बड़ा है क्या, ये देख लो। अब U ये रहा, U से V बड़ा है और W से V बड़ा है, तो ये भी रिलेशन सही नहीं बैठ रहा। अब आगे देखो भी T से S बड़ा है क्या, T से S बड़ा है क्या, यहाँ पे देखो भी T से W बड़ा है, T ये रहा और इससे W बड़ा है, ठीक है। अब W से V बड़ा है, यहाँ पे देखो भी W से V बड़ा है और V से S बड़ा है, तो हम कह सकते हैं भी यहाँ पे T से जो आपका S है वो बड़ा है, यानी T से W बड़ा है और W से V बड़ा है और V से S बड़ा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, T से S बड़ा हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो वो आर्टिकल 21A, यानी आपका राइट आंसर होगा 21A है, वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाएगा, और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन। अब 27 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है भी वास्तविक शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क की जागृति है, ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको भी। वास्तविक शिक्षा अपन किसे बोलेंगे, वास्तविक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है मस्तिष्क की जागृति। अब तक क्या दे रखा है, शैक्षणिक उपलब्धियां ही वास्तविक शिक्षा की एकमात्र सूचक है, जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो ही वास्तविक शिक्षा की एकमात्र सूचक है। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक उपलब्धियां ही वास्तविक शिक्षा की एकमात्र सूचक है, तो इसके बारे में तो कोई बोल ही नहीं रखा। वास्तविक शिक्षा का अर्थ ही मस्तिष्क की जागृति दे रखा है,
लेकिन शैक्षणिक उपलब्धियां ही वास्तविक शिक्षा की एकमात्र सूचक है, ये इसके बारे में तो स्टेटमेंट में कहीं दे ही नहीं रखा। उसके बाद में देखो भी सेकंड देखो, शिक्षा का वास्तविक अर्थ मानवीय मूल्यों का विकास है। शिक्षा का वास्तविक जो वास्तविक अर्थ है शिक्षा का वो क्या है, मानवीय मूल्यों का विकास होना है। तो ये एकदम सही है, भी सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट है वो इसका समर्थन नहीं कर रहा है, सेकंड है वो समर्थन कर रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था प्रारंभ में। देन उसके बाद में वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं अभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्रफल भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 राज्यों में फैला हुआ है, 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या फिर कम करती है? कौन सी विधि? तो घर में सब्जियां उगाने के लिए गमलों का इस्तेमाल करने से क्या मिट्टी का अपरदन रोक सकता है? नहीं रोकेगा, कम भी नहीं होगा। कृषि में फसल चक्कर का पालन करना, फसल चक्कर के पालन करने से आप मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव नहीं रोक सकते, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद में खुले क्षेत्रों को टाइलों या सीमेंट से ढकने से भी आप क्या है अपरदन को कम नहीं कर सकते। कितने के जो खुले क्षेत्र हैं उसमें आप कितने की जगह पे आप सीमेंट या फिर टाइल लगा सकते हैं। और 4 नंबर में बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या फिर बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना, ये एकदम सही हो जाएगा। अभी ये है वो आप मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करके आप क्या है पवन अपरदन को रोक सकते हैं। भी पवन अपरदन को यानी मिट्टी के पवन अपरदन को आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 31 नंबर क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी √3/4 और इंटू 9 हो जाएगा भी ये। अब इसमें 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। अब इसमें ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता लगेगा भी रूट के अंदर है सारा का सारा ऑप्शन, सारा का सारा जो मामला है वो आपका रूट के अंदर है। आप है वो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। 6 भी नीचे नहीं आ सकता, 6 तो किसी हाल में ही नीचे नहीं आ सकता, 2 भी नीचे नहीं आ सकता और 3 भी नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे तो 4 है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन 3 कैसे आया वो देखो। अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकता हूँ। और इस 3 को भी क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। अब √3 इंटू √3 कितना होता है? अभी 3 ही होता है, ठीक है। अब इसको कितने रूट ऊपर कितने आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे √3, ये है ही, इसका 2 रूट यानी इसका 3√3 हो जाएगा और इसका भी 3√3 हो जाएगा। तो इसको लिख दो √3 इंटू √3 और इसको भी √3 इंटू √3, यानी ये सभी से भी रूट के अंदर है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में क्या चला है? 4 चला है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 होता है भी। तो रूट के अंदर 243 आ जाएगा। रूट के अंदर 243 अपॉन में 4 आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए, ओजोन की परत है वो पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा के कैंसर के मामले है वो बढ़ेंगे भी। त्वचा के कैंसर के मामले यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका ओपन करो भी, ये a प्लस बी की स्क्वायर के रूप में ओपन हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16p की स्क्वायर और q की स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 9q की स्क्वायर और प्लस में आपके पास
दो मल्टीप्लाई ये होता है भी ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है भी। तो यहाँ पे टू तो ऑप्शन यानी फॉर्मूले का है, और ए का मान कितना 4 है और बी का मान कितना 3 है। 4 × 12 और 12 2 24 और ये पी और क्यू की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करो, यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 16 पी क्यू की स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है भी, प्लस का 9 क्यू की स्क्वायर, प्लस का 9 क्यू की स्क्वायर, और उसके बाद में इसमें आ जाएगा आपका, और ये माइनस का आएगा भी, माइनस का 4 × 12 और 12 2 24 और ये हो जाएगा पी क्यू की स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो भी माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे, माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे तो ये आपका 16 पी की स्क्वायर और क्यू की स्क्वायर प्लस में 9 क्यू की स्क्वायर और प्लस में ये आ जाएगा आपके पास 24 पी क्यू की स्क्वायर और माइनस के 16 पी की स्क्वायर और क्यू की स्क्वायर और माइनस का 9 क्यू की स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 24 पी क्यू की स्क्वायर। यानी इस माइनस का मैंने क्या है अंदर गुणा करवा दिया, अंदर गुणा करवा दिया, जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, जो माइनस का है वो प्लस का बन गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, अभी ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 24 और ये 24 48 हो गए भी, 24 और 24 48, और यहाँ पे आपका 24 और 24 48 पी क्यू की स्क्वायर आ जाएगा, पी क्यू की स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित है? तो वो आपका राइट आंसर होगा समूह 11। आपको आवर्त सारणी है वो याद रखनी पड़ेगी भी, समूह 11 के अंदर है वो आपका Hg यानी मरकरी है, वो समूह 11 के अंदर नहीं आता, समूह 11 के अंदर है वो मरकरी नहीं आता। आपका सोना है, कॉपर है और आपका Ag यानी सिल्वर है, ये किस में आते हैं? तो ये आपके समूह 11 के अंदर, ग्रुप नंबर 11 के अंदर आते हैं। बाकी आपका जो Hg है यानी सिल्वर है, ये जो मरकरी है ये 11 नंबर ग्रुप के अंदर नहीं आता, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा क्रम होता है भी। तो के ना कार मांगे आलू जाने, फिर प्रभु है और क्यों होगी आगे औरत, और यहाँ पे आ जाएगा प्लेटिनम। अब देखो भी ये क्रम होता है इसका अभिक्रियाशीलता का। तो यहाँ पे कैल्शियम के जस्ट नीचे है वो एल्यूमिनियम आया है, तो कैल्शियम उसके बाद में एल्यूमिनियम, ठीक है, भी कम अभिक्रियाशील है। और एल्यूमिनियम से कब अभिक्रियाशील है? वो कॉपर है, तो यहाँ पे कॉपर ठीक है। और उसके बाद कॉपर से नीचे जस्ट यहाँ पे क्या है Hg यानी आपका मरकरी हो जाएगा। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखो भी एल्यूमिनियम दे रखा है यहाँ पे, और एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील यहाँ पे दिखा रखा है कॉपर को, ठीक है, एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील कॉपर है। और कॉपर से कम अभिक्रियाशील कैल्शियम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम तो 3 नंबर पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब 2 नंबर देखो भी एल्यूमिनियम के बाद में कॉपर आया है और कॉपर के बाद में Hg आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सबसे कम अभिक्रियाशील इस अकॉर्डिंग के 2 नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम अभिक्रियाशील है वो कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम इसमें सबसे आगे आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम के बाद में कैल्शियम आया है, तो एल्यूमिनियम के बाद में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम के बाद में एल्यूमिनियम आना चाहिए, तो ये इस प्रकार से चौथा भी कैंसिल हो गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें दे रखा है भी इनमें से किसका उपयोग भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया गया था, क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई थी। तो वो आपका राइट आंसर होगा स्वेज नहर। आपका क्या राइट आंसर होगा? स्वेज नहर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण है वो 1869 में किया गया था, और जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हो गया था तो उसमें क्या है परिवहन की लागत है वो कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच पाना है वो आसान हो गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी महेश किसी बैंक में 2000 रुपये निकालता है, उसमें 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 32 नोट मिलते हैं, तो उसे प्राप्त हुए 50 नोटों की संख्या आपको बतानी है।
अब देखो भी टोटल नोट कितने हैं, 32 नोट हैं। अब मैं पाता हूं भी अगर मेरे पास में टोटल सारे के सारे 50 नोट हो, 50 रुपए के नोट हो 32, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0 और 15 और 1 16, यानी 1600 रुपये हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी, 1600 रुपये। अगर सारे नोट है वो 50-50 रुपए के हो तो 32 नोटों के कितने होंगे, 5 2 10 और 5 3 15, तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा। अगर मैं मानता हूं भी सारे नोट है वो 100 रुपए के हो तो 32 नोटों के 3200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल रुपए कितने निकाल रहा है वो 2000 निकाल रहा है। ठीक है, तो ये मिक्सचर एलिगेशन से हो जाएगा इस प्रकार से, ये 50 रुपए का है और ये 100 रुपए का है, तो ये मिक्सचर एलिगेशन से कर लो। इसमें आ जाएगा ये आपका 1200 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 400। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे अनुसार तो नोटों की संख्या 4 है, 3 और 1 4, लेकिन वो बोल रहा है 32 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको बताना 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोट की अनुपात कितना, 3 है, तो 3 8 24, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है भी प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण के स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा कथन गलत है। तो प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। भी प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित, जिसे अपन क्लोरोफिल बोलते हैं, द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और उसके बाद में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न होती है भी, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये भी सही है। अगला देखो भी प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में चेंज होती है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब अगला देखो भी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये बिल्कुल गलत है। भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये बोल रहा है ये, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। अब 39 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, यदि शक्ति वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध को क्रमशः पी, वी और आई और आर द्वारा दर्शाया गया है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे आपको शक्ति का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शक्ति का फॉर्मूला याद है, P बराबर क्या होता है, एक तो होता है VI, एक तो क्या होता है VI होता है। दूसरा फॉर्मूला P का होता है, P बराबर होता है I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन में R होता है। तो यहाँ पे देख लो भी कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, I R स्क्वायर ये नहीं होगा, V स्क्वायर इंटू R नहीं होगा, अपॉन R होता है, और ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, I स्क्वायर R, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 40 नंबर क्वेश्चन में दे रखा भी संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 243 बी है, वो सभी राज्यों को एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है। 243 बी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी 42 नंबर क्वेश्चन देखो। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे देखो भी M से C बड़ा है क्या, M से C बड़ा है क्या, तो M ये रहा, और M से C बड़ा है क्या, तो M से यहाँ पे M से C बड़ा है क्या। तो इसमें देखो भी O से N बड़ा है, O से N बड़ा है और N से M बड़ा है, और उसके बाद में ये देखो D है वो यहाँ पे D से O बड़ा है। तो ये तो एक प्रकार से C और D दोनों बराबर है, तो ये तो एक प्रकार से यहाँ पे M बड़ा हो रहा है भी C से क्या बड़ा हो रहा है, M बड़ा हो रहा है, क्योंकि C और D बराबर है, D से O बड़ा है और O से N बड़ा है और N से M बड़ा है। तो यहाँ पे ये इसका उल्टा हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा अभी। अब देखो भी P और Q दोनों बराबर है क्या, P और Q दोनों बराबर है क्या, P और O बराबर है,
P और O है वो क्या है, बराबर है, P और O बराबर है, और O से N बड़ा है और N से M बड़ा है, और यहाँ पे देखिएगा D से O बड़ा है, तो ये अपन नहीं बोल सकते, ये भी अपन नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखो भी, Q से M बड़ा है क्या, Q से M बड़ा है क्या, ये देखो Q से C बड़ा है, Q से C बड़ा है, और C और D दोनों बराबर हैं, और D से O बड़ा है, O से N बड़ा है, और N से M बड़ा है, तो हम कह सकते हैं Q से M बड़ा हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही वर्ष में जुलाई से दिसंबर के बीच 6 शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और बेंगलोर में 6 मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक सम्मेलन का आयोजन अलग अलग महीनों में किया गया है। चेन्नई और बेंगलोर के सम्मेलन के बीच में केवल दिल्ली सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो CH से चेन्नई और B से बेंगलोर और D से दिल्ली, इन दोनों के बीच में दिल्ली का भी। अब इसने बोला कि अभी चेन्नई का सम्मेलन है वो अक्टूबर में है, चेन्नई का सम्मेलन अक्टूबर में है, और यहाँ पे इसने देखो भी क्या दे रखा है, जुलाई से दिसंबर तक है, जुलाई से दिसंबर तक है, तो उसका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नवंबर, ये नवंबर में हो जाएगा, और ये आपका दिसंबर में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चेन्नई का सम्मेलन है वो अक्टूबर में है। कोलकाता के सम्मेलन से पहले केवल 2 सम्मेलनों का आयोजन होना है, तो के से कलकत्ता पहला और दूसरा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें देखो भी आगे क्या दे रखा है, लखनऊ के सम्मेलन के तुरंत बाद है वो बंबई का सम्मेलन होना है, लखनऊ के सम्मेलन के तुरंत बाद है वो बंबई का सम्मेलन होना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें यहाँ पे लखनऊ को रख दूं ऊपर, तो इसके बाद में बंबई का BU बंबई हो जाएगा, और ये B है वो बेंगलोर है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बंबई आ जाएगा, लखनऊ को जस्ट नीचे है वो आपका बंबई आ जाएगा भाई, डबल B से डिनोट कर देते हैं इसको। अब इसके बाद में वर्ष का अंतिम सम्मेलन किस शहर में होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी अंतिम है वो आपका बेंगलोर में होगा अभी, ये देखो दिसंबर में बेंगलोर है अभी, ठीक है भाई, दिसंबर के अंदर है वो बेंगलोर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन है। अब 44 नंबर क्वेश्चन में मनीष एक निश्चित धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे 5% है, फ्रैक्शन क्या है, 5% है, तो 5 को फ्रैक्शन में चेंज करो, दर क्या है 5% है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब आप जो टाइम दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है अभी, 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। तो आपको यहाँ पे मूलधन मानना है, आप मूलधन है वो फ्रैक्शन के हिसाब से मानोगे तो 8,000 मान लो, आप कितना मान लो भी 8,000 मान लो, काटने में आसानी हो जाएगी। ये इसका 1/20, इसका भी 1/20 और इसका भी 1/20। तो यहाँ पे तीनों सालों का जो आपके पास में साधारण ब्याज आएगा वो 800, 800 और 800, लेकिन आपको तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, तो दूसरे साल पे जाएंगे तो इसका भी 1/20 लगेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में नहीं 800 कैसे होगा अभी, 400 होगा, क्या कर रहे हो, ये क्या है 400 होगा अभी, यानी 8,000 का आपको क्या करना है 1/20 याद करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 400 आ जाएगा, ये 400, ये 400 और ये 400 हो जाएगा। फिर इसका 1/20 यानी चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखो भी हमारे अनुसार है वो ब्याज कितना आ रहा है 400, 400, 800 और 400 1200 और 20, 40 और 60 और 61, यानी 1261 आ रहा है, हमारे अनुसार है वो 1261 ब्याज आ रहा है। और मिश्र धन इसने दे रखा है, तो अपने अनुसार ब्याज तो 1261 आ रहा है, ब्याज है वो 1261 आ रहा है, तो वो 8,000 के अंदर ऐड कर दो, तो अपने पास में मिश्र धन कितना आ रहा है, मिश्र धन है वो 1, 6, 2 और 9, यानी 9261। मिश्र धन है वो 9261 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 92,610 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान है वो
10 आ जाएगा भाई, एक का मान 10 आ जाएगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 8000 का मान, क्योंकि आपने मूलधन 8000 माना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 8000 का मान कितना आ जाएगा आपका 80,000 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन है। एक्स का 35% बराबर है वाई का 40%, वाई का 40%। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, अब y इसके नीचे ले आओ और 35 को इसके नीचे ले जाओ, तो x अपॉन में y बराबर क्या आ जाएगा, 40 अपॉन में 35 आ जाएगा। अब इसको 5 से काट दो, 5 8 40 और 5 7 35, तो 8:7 आ जाएगा। 8:7 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता, तो लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी पारदर्शी कांच का, सेलेफेन का और जल का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जल का, सेलेफेन का और पारदर्शी कांच का यूज किया जाता है। पारदर्शी कांच बनाओगे, गोलीय लेंस बनाओगे उसमें, तो यहाँ पे लकड़ी का यूज है वो नहीं किया जाता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें देखो भी कितना जोड़ रहा है, पहले इसने जोड़ दिया 1 और ये 2, 21 जोड़ दिया भी, ठीक है, नहीं 11 जोड़ दिया और उसके बाद में इसने 2 जोड़ दिया और फिर 2 जोड़ दिया, 22 जोड़ दिया और उसके बाद में देखो भाई 33 जोड़ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे 44 जोड़ेगा और फिर 55 जोड़ेगा, यानी 11 का गुणज जोड़ रहा है भी, 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44 फिर 55। तो 159 के अंदर 55 जोड़ोगे, 9 और 5 14, 1 5 5 10 और 11 214 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद एक संख्या है। तो संख्या, प्रतीक, संख्या, तो यहाँ पे देखो भी संख्या आनी चाहिए, प्रतीक आना चाहिए और संख्या आनी चाहिए, तो 1 नंबर ऑप्शन एक ये हो जाएगा। और यहाँ पे संख्या, प्रतीक, संख्या तो एक ही होगा भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो अभी 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 7 डिब्बे आपको दे रखे हैं और इसमें एक्स वाई जेड ए बी सी और डी को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ए को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे ए आ जाएगा। ए और एक्स के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो ए और एक्स के बीच में एक डिब्बा रखा गया है, तो एक्स को मैं यहाँ पे रख दूं नीचे नीचे एक बार के लिए। बी और डी के बीच में केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, बी और डी के बीच में पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। अब देखो भी बी को डी के ऊपर रखा गया है, बी है ना वो डी के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे डी रख दो और यहाँ पे बी रख दो भी। बी को डी के ठीक ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है और y को z के ठीक बीच, y को z के ठीक नीचे रखा गया है, तो z के ठीक नीचे है वो y को रखा गया है। अब देखो भी यहाँ पे अब b और d के बीच में 3 डिब्बे आने चाहिए, d को मैं यहाँ रख दूं, टोटल 7 होने चाहिए। x है वो नीचे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 3 डिब्बे होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। टोटल डिब्बे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डिब्बे हो रहे हैं। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है z को y के ठीक है नीचे रखा गया है भी, z को y को z के नीचे रखा गया है, तो यहाँ पे z यहाँ पे आ जाए और y यहाँ पे आ जाए भी, y यहाँ पे आ जाए। अब देखो c नीचे आ सकता है, नीचे भी नहीं आ सकता, और c है वो ऊपर ही ऊपर रख दो, फिर c को आप ऊपर ही ऊपर रख दो। तो इसने बोला है c और a के बीच में कितने डिब्बे हैं, c और a के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो यहाँ पे एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 डिब्बे आ जाएंगे, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर नीचे क्यों नहीं आ सकता, तो नीचे अगर आएगा तो यहाँ पे नीचे इसमें ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी भी, कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी ए इसने बोला है भी ए नीचे से तीसरे स्थान पर है, अगर नीचे नीचे रख देंगे तो ए चौथे स्थान पे आ जाएगा, तो नीचे नीचे नहीं आ सकता। और यहाँ पे बीच में भी नहीं आ सकता, क्योंकि बी और डी के बीच में 3 डिब्बे होने चाहिए, तो उसमें गड़बड़ेशन हो जाएगी। अगर आप ए और एक्स के बीच में रखना चाहोगे तो यहाँ पे ए और एक्स के बीच में ओनली फॉर एक ही डिब्बा आना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार से सी को क्या है ऊपर ही ऊपर रखना पड़ेगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बोला भी पी है वो पी क्यू आर और एस इन 4 स्टॉलों में
एस आर के उत्तर में है, एस है ना वो आर के उत्तर में है, तो आर के उत्तर में एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एस है वो आर के उत्तर में 40 मीटर है भी, तो यहाँ पे ये 40 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में पी है वो आर के पूर्व में 60 मीटर पर है, पी है वो आर के पूर्व में है, तो आर के पूर्व में तो यहाँ पे 60 मीटर ये आ जाएगा पी, ठीक है। और उसके बाद में बोला भी क्यू आर के दक्षिण में 50 मीटर है, भी क्यू है वो आर के दक्षिण में है। अब आर के दक्षिण में है तो आर नीचे है, ये यहाँ पे आ जाएगा भी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, और ये 50 मीटर है। एस के सापेक्ष क्यू कितनी दूरी और किस दिशा में है, एस ये रहा और इसके सापेक्ष क्यू की दूरी बतानी है, तो क्यू ये नीचे है भी, क्यू नीचे 50 और 40 90, 50 और 40 है 90, यानी 40 ये रहा और 50 ये रहा, 50 और 40 90 दक्षिण दिशा में है, तो 90 मीटर दक्षिण दिशा में 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाते हैं, समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिसमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए गए हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियां, पौधे बी वाले आयत में 28 पंक्तियां और पौधे सी वाले आयत में 42 पंक्तियां हैं। तो बगीचे में किसानों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। न्यूनतम का मतलब क्या हो गया, एलसीएम आपको ज्ञात करना है 20 का। एलसीएम ज्ञात कर दो 70 का, 28 का और 42 का, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। अब 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, 70 को मैं लिखूंगा 5 × 7 × 2, ये टुकड़े होते भी 70 के। अब 28 के टुकड़े क्या होंगे, 28 के टुकड़े होंगे 7 × 2 × 2, और 42 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो 42 के हो जाएंगे 7 × 2 × 3 हो सकते हैं। अब इसमें एक तो 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ओके, और उसके बाद में 2 बार 2 आ जाएगा, 2 × 2 और × 3 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आ जाएगा भी। 5 7 35, 35 2 70 और 70 2 140 और 140 3 कितने हो जाएंगे भी, 420 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर अधिकतम संख्या पूछता तो आपको क्या ज्ञात करना है, अक्षेप, अधिकतम अक्षेप और न्यूनतम एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। आगे देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 52 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, सम पेन्स आर स्टेपलर, सम पेन है वो क्या है, स्टेपलर है, तो इस प्रकार से ये स्टेपलर आ जाएगा। और सम स्टेपलर आर इरेजर्स, सम स्टेपलर है वो क्या है, इरेजर है, तो ई से इरेजर हो गया। और सम इरेजर्स आर नोटबुक, सम इरेजर्स है वो क्या है, एन से नोटबुक हो जाएगा भी। अब इसमें कंक्लूजन देखो भी, निष्कर्ष क्या दे रखा है, सम नोटबुक आर पेन, सम नोटबुक आर पेन, पेन हो सकते हैं क्या, पेन वाले डायग्राम को काट रहा है, नहीं काट रहा। उसके बाद में इसमें देखो भी सम इरेजर आर पेन, सम इरेजर आर पेन हो सकते हैं क्या, ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों के दोनों है वो आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, 2 नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोथ फॉलो नहीं कर सकते, ओनली सेकंड फॉलो नहीं कर रहा, और ओनली कंक्लूजन फर्स्ट है ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट ओवर सेकंड फ्लावर्स, तो यहाँ पे कोई भी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अभी सम नोटबुक आर पेन भी नहीं है, और सम इरेजर्स आर पेन, तो सम इरेजर है वो भी पेन नहीं है भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भी कोई भी इसके अंदर है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इट्स ओके, न तो फर्स्ट है और न ही सेकंड, ये इसका मतलब ये होता है भी नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉट, न तो पहला और न ही दूसरा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 28 और 36 से विभाजित हो जाए। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 12, 28 और 36 से विभाजित हो जाए। मतलब इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे तो 8 का टुकड़ा करो ए आ जाए तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 12 का टुकड़ा करो तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, और 28 का टुकड़ा करोगे तो 7 × 2 × 2, और 36 का टुकड़ा करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 और × 2, 2 3 6, 6 2 12 और 12 3 36, तो इसका हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसमें देखो भी
अधिक बार कौन आया है उसको ही लेना है। तो यहाँ पे आ गया 2, और उसके बाद में 3 2 बार आया तो 3 भी 2 बार लेना है, और उसके बाद में 7 आया तो 7 ले लो। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 कितने होते हैं 72, और 72 7 कितने होते हैं 7 2 14, 1 7 7 49 और 1 50, तो 504 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है, ये रामू है और ये सुनील है, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है वो 7:9 दे रखा है। तो हमारे अनुसार है उनका अंतर कितना है, 1 है, और उसमें बता रखा है 8 है, तो 1 का मान 8 आ गया। तो रामू की आयु आपको बतानी है, तो रामू की आयु का यहाँ पे जो रेशो निकल के आया है, नहीं 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 ये नहीं होगा भाई। यहाँ पे हमारे अनुसार इसका अंतर है वो 2 का है, 7 और 2 9 होते हैं, 2 का है, लेकिन वो बता रहा है 8 वर्ष कम है, तो 1 का मान कितना आ गया 4 आ गया, 1 का मान 4 आ गया। तो रामू की आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो रामू की आयु का अनुपात 7 है, तो 7 को 4 से गुणा कर दो, 7 चौके 28, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात है वो 2:1 है। अब आपको बताना है समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। अब एक बात आप याद रखना, दो समरूप त्रिभुज है, मैं मान लेता हूं त्रिभुज एक तो ये रहा त्रिभुज ए, ठीक है, त्रिभुज ए नाम देता हूं, और दूसरे त्रिभुज को नाम देता हूं त्रिभुज बी है। अब इनका क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाए, इनका जो क्षेत्रफल है इसमें क्या रिलेशन होता है, 2 समरूप त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं, 2 समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए और त्रिभुज बी दोनों समरूप है आपस में, तो इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो होता है भी 2 संगत भुजाओं की लंबाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। याद रखना, दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो रेशो निकल के आएगा वो उनकी संगत भुजाओं की लंबाई के वर्ग के बराबर होगा, संगत भुजाओं की लंबाई के वर्ग के अनुपात में होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 1 है, तो इनका वर्ग कर दो, उनके बराबर है वो उनका क्षेत्रफल होता है अभी। तो यहाँ पे वर्ग करोगे तो 4 और 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पे 4:1 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको दिया गया है भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद है वो एक स्वर है। तो ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में भी स्वर, स्वर व्यंजन स्वर आना चाहिए, स्वर व्यंजन स्वर, तो एक तो ये बन गया, और उसके बाद में देखो भी स्वर व्यंजन स्वर, तो स्वर व्यंजन स्वर दूसरा ये बन गया, और उसके बाद में स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर तीसरा ये बन गया, और उसके बाद में देखो भी और बन रहा है क्या, और इसमें बन रहा है क्या, और तो इसमें नहीं बन रहा अभी, एक ये बन गया अभी EW, एक ये बन गया, तो 4 बन जाएंगे अभी इसमें। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। अब 57 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है भी एक सीधा धारावाही चालक, एक चालक के संवृत वर्तीय पास के अनुदिश रखा गया है, वर्तीय पास के अनुदिश आपको रखा गया है। तो सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होगा। अब देखो भी एक कोई चालक है, एक सीधा धारावाही चालक है, इस प्रकार से एक सीधा धारावाही चालक है, और इसके सीधा धारावाही चालक है, एक चालक के संवृत वर्तीय पास के अनुदिश रखा गया है। अब इसमें देखो भी जो एक आपका सीधा धारावाही चालक है, इस प्रकार से ये एक सीधा धारावाही चालक है। अब एक चालक के संवृत का मतलब होता है ढका हुआ, वर्तीय पास से ये ढका हुआ है, एक प्रकार से इस प्रकार से ये एक वर्तीय पास है, और इससे क्या है ये ढका हुआ है भी, ठीक है, इस प्रकार से। अब वर्तीय पास के अनुदिश रखा गया है, एक संवृत वर्तीय पास के अनुदिश रखा गया है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होगा, पास के अंदर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके अंदर अपन क्या है, निरंतर धारा है वो प्रवाहित कर रहे हैं, धारा क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, निरंतर इसके अंदर धारा परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये पास रखा हुआ है, वर्ताकार जो पास रखा हुआ है, इसमें क्या होगा, तो इसमें पास में प्रेरित धारा अपरिवर्ती नहीं होगी। अपरिवर्ती का मतलब होता है चेंज नहीं होगी, पास में जो प्रेरित धारा है वो चेंज नहीं होगी। अगर अपन इस सीधे चालक के अंदर है वो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं,
निरंतर परिवर्तित का मतलब होता है धारा लगातार उसमें प्रवाहित कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लगातार प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस जो पास है, इस पास के अंदर भी क्या है, करंट प्रवाहित होगा, यानी इस पास के अंदर भी क्या है, धारा, एक प्रकार से धारा बन जाएगी। तो यहाँ पे ये जो धारा है इस पास के अंदर, इस पास के अंदर जो धारा है वो क्या है, चेंज नहीं होगी, वो धारा है वो भी क्या है, निरंतर बनी रहेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है भी एक 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, इनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो भी ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कम समय लगेगा। अब इसमें देखो भी संख्याओं का योग, उनके अंकों का योग 12 होना चाहिए, तो 7 और 6 13 होते हैं, 6 और 7 13 होते हैं, और 7 और 2 9 होते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, 57। 7 और 5 12, 12 तो इसका आ रहा है, और किसी का 12 आ ही नहीं रहा, तो आगे आपको यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है अभी क्वेश्चन को। ठीक है, फिर भी अपन कर लेते हैं। अभी 57 है हमारे पास में, वो संख्या 57 ले ली हमने। ठीक है, अब 7 और 5 12 दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंकों को आपस में बदलने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से चेंज कर ले, 7 की जगह 5 आ गया, 5 की जगह 7 आ गया। बदलने पर दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, यानी 57 से आपका 75 है वो 18 अधिक है। देख लो भी, इसमें से 57 निकाल के देख लो। अब 15 में इधर से ऐसे लेंगे, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे बच गया आपका 6 में से 5 जाएगा तो 18 अधिक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका होती है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण का निर्धारण ही राज्य वित्त आयोग कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राज्य वित्त आयोग क्या होता है, तो राज्य वित्त आयोग होता है भी राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में कर है, टोल है और शुल्क है, उनकी शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण ही राज्य वित्त आयोग होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा जिला क्षेत्रफल के मामले में तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है, तो वो कन्याकुमारी तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला आ जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिन बाटों का उपयोग करता है उनका वजन वास्तविक वजन से 40% है, वो कम है, तो इसका प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। तो 20% हानि के ऊपर बेचता है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ भी 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम उसने तोला और उसका 1000 रुपये है, 1000 रुपये उसका क्या आ जाता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आ जाता है। अब 20% हानि पे बेचेगा, तो 1000 का 20% करो भाई, 1000 का 20% आप करोगे तो इस प्रकार से निकाल लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 200, यानी ये कितने में बेचेगा, उसको 800 में बेचेगा। अब उसके बाद में इसने बोला क्या है, 400 कम में बेच रहा है, वास्तविक वजन यानी 1000 ग्राम था उसका 400 कम 40% कम कर रहा है, तो 1000 का 40% आप निकाल लो इस प्रकार से, तो 400 होगा भी, 1000 का 40% आप निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, 400 यानी कितना तोलेगा ये, 700 तोलेगा। अब देखो भी क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया भी, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। 600 रुपये में खरीदा था, 800 रुपये में बेच दिया, तो 200 का लाभ हो गया, और कितने पे हुआ, 600 पे हुआ इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल, 6 को काट दो, 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो आपका 100/3 आ गया भी। 100/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 से 1/3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कोयले और पेट्रोल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। कोयले और पेट्रोल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है वो आपका गलत है, ये आपको बताना है। इनका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, बिल्कुल सही बात है भी, और ये वे लाखों वर्षों की अवधि में जीवित जीवों के निम्नीकरण से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण होता है, इनके कारण है वो पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये भी सही है। ये पृथ्वी पर मौजूद असीमित संसाधन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो देखिएगा। अब यहाँ पे आपको पता है, जैसे देखो भी tan 90 माइनस में एक प्रकार से थीटा क्या लिख सकता हूँ, कोट लिख सकता हूँ भी। ठीक है, tan 90 माइनस में थीटा क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स,
एक्स की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भी, ठीक है। तो साइन एक्स या फिर साइन थीटा प्लस में आपका यहाँ पे है कोस थीटा अपॉन में नीचे इस tan 90 माइनस में थीटा या फिर tan 90 माइनस में एक्स को मैं कोट थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर है वो आप एक प्रकार से कोट को एलसीएम ले सकते हैं एक प्रकार से कोट का। तो कोट का एलसीएम लोगे तो कोट थीटा आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा कोट थीटा, सॉरी कोस लिख रहा हूं मैं, कोट आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोट थीटा और ये आपका बनेगा कोट थीटा डॉट साइन थीटा और प्लस में आपका आ जाएगा ये कोस थीटा। अब देखो भी साइन, अब इसका एलसीएम के अकॉर्डिंग अपन नहीं करेंगे, एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा भी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर करवा देता हूँ इसको। अब देखो भी एक यहाँ पे कोट बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा अपॉन में क्या होता है भी साइन थीटा होता है, ठीक है। ये और ये tan 90 माइनस में tan 90 माइनस में थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर होता है कोस अपॉन में साइन। तो यहाँ पे कोट की जगह रख दो तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा रख सकता हूँ। अब ये साइन यहाँ पे क्या है, नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा अभी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा और ये साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा अभी गुणा में साइन थीटा। इट्स ओके। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब एक साइन ये रहा और एक साइन ये रहा और बीच में क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा या फिर आप 2 साइन एक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास उनके खालिस्तान के अनुसार किया गया था, तो गुणों के आधार पर किया गया था अभी, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण का जो प्रारंभिक प्रयास किया गया था वो उनके गुण के आधार पर किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार 70 केजी प्याज 560 रुपए में खरीदता है और पूरे लोट को 10 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पर केजी आपको पैसे ज्ञात करने पड़ेंगे भी। 70 केजी का आपके पास में से 56 रुपये 560 रुपये लेता है, तो 1 केजी का कितना लेगा, 70 से भाग लगा दो, तो यहाँ पे 8 रुपये पर केजी, 8 रुपये पर केजी से उसने खरीदे और 10 रुपये पर केजी से वो बेच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 रुपये का लाभ कितने पे, 8 पे इंटू 100। तो यहाँ पे 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 25% लाभ हो जाएगा उसको। आगे देखो भी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तल दर्पण के मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश पुंज होगा। तो उत्तल दर्पण के मुख्य एक्स के समांतर, उत्तल दर्पण है, मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश पुंज है, वो फोकस पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत होगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब याद रखना उत्तल दर्पण के अंदर 2 ही कंडीशन होती है। कौन सी 2 कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, वस्तु को अनंत के ऊपर रखा जाता है, तो यहाँ पे वस्तु को अनंत के ऊपर रखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वह फोकस कहाँ पे बनेगा, फोकस उत्तल दर्पण के अंदर 2 कंडीशन होती है और दोनों के अंदर ही क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है दोनों कंडीशनों के अंदर, ठीक है। तो आभासी और सीधा बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अनंत के ऊपर जब वस्तु को रखा होगा तो एफ के ऊपर इमेज है वो बनती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन के अंदर आता है भी जब वस्तु को अनंत और ध्रुव ओ के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव ओ के बीच में रखा जाता है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ध्रुव और फोकस यानी ओ और एफ के बीच में बनेगा। जब वस्तु को अनंत और ओ के बीच में रखा होगा तो आपका प्रतिबिंब है वो ओ और एफ के बीच में बनता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे वस्तु क्या है, मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश किरण पुंज है, तो मतलब क्या है, अनंत के ऊपर है, अनंत के ऊपर है तो एफ के ऊपर है वो अभिसरित होता प्रतीत होगा। प्रतीत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशनों के अंदर है वो आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl,
HCl में जिंक मिला दें, Zn मिला दें तो क्या होगा, तो आपका ZnCl बन जाएगा, ZnCl बन जाएगा और प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, अभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगर आपसे पूछता है भी इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हुई है। Zn यानी जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और ZnCl बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। आगे देखो भी 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा और निकटतम लगभग आपको मान ज्ञात करना है। प्लस माइनस वाला गुना है अभी, ठीक है, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है तो आपको प्लस और माइनस करना है और कुछ नहीं करना, गुणा करना है और उसके बाद में प्लस माइनस कर देना है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें 8 पहले 2 की क्यूब, फिर 3 की स्क्वायर, फिर 4 की क्यूब, 5 की स्क्वायर, 6 की क्यूब और 7 की स्क्वायर। तो यहाँ पे 49, एक बार स्क्वायर एक बार यहाँ पे क्यूब कर रहा है। अभी पहले 2 की क्यूब आ गया, फिर 3 की स्क्वायर आ गया, फिर 4 की क्यूब आ गया, फिर 5 की स्क्वायर आ गया, फिर 6 की क्यूब आ गया, फिर 7 की स्क्वायर आ गया। तो 7 की स्क्वायर 49 यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो भी Q 17 पे आता है, Q 17 पे आता है। 17 और 4 21 होते हैं। अभी 17 और 4 21 U आ गया और 21 और 4 25 Y आ गया और 25 और उसके बाद में 4 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C 3 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में D आता है 4 पे, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। तो यहाँ पे T से 4 जोड़ोगे आप तो यहाँ पे 7 हो जाएगा G और P से 4 जोड़ोगे तो 16 और 4 20। तो यहाँ पे आ जाएगा T GT। उसके बाद में A आता है 1 पे, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 13 और 4 17, 17 पे आएगा Q। तो यहाँ पे आपका GTQ आ गया, यानी अक्षरों के अंदर है वो 4 4 ऐड कर रहा है। अभी 19, 19 2 38, 38 और 19 3 57 और 1900 के 76 और 19 5 95। तो यहाँ पे आपका 19 का मल्टीप्लाई चल रहा है और संख्या के अंदर है वो 4 4 ऐड कर रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार से इसमें आपको कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों स्वर हो, स्वर तो नहीं है तो इसको कैंसिल करो। आगे वाली कंडीशन देखो, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों व्यंजन है तो इन दोनों अक्षरों को स्टार के रूप में आपको कोटबंद करना है। तो पहला ही स्टार होगा और अंतिम भी स्टार होगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसमें किसी में भी पहला स्टार नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ये देख लो, दोनों के अंदर 4 नंबर ऑप्शन में पहला भी स्टार है और अंतिम भी स्टार है। आपको देखने की जरूरत नहीं है, करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कंडीशन पढ़ना है और कंडीशन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो भी इन दोनों अक्षरों को क्या करना है, स्टार के रूप में कोटबंद करना है। तो पहला स्टार होगा और अंतिम भी स्टार होगा। देख लो, अगर 2 से ज्यादा इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं भी, 1 से ज्यादा आते हैं भी, पहला स्टार पहले सभी में स्टार आ रहा है तो यहाँ पे आपका फिर देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या है, पहला स्टार है और अंतिम भी क्या है, स्टार है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलता हूँ नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं भी, ऐसा क्या कारण है भी वो अपने पुराने पत्तों को गिराते हैं? क्योंकि कोशिका अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। कोशिका है वो अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, जिनके कारण है वो क्या है, अपने पत्ते हैं वो गिरा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भी ऑक्सीजन की आवश्यकता से यहाँ पे ग्लूकोज का विघटन होता है और अपने को क्या है, ऑक्सीजन ऊर्जा मिलती है। देखो भी पहले ग्लूकोज होती है वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ पे ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। अब ये क्या है, पायरुविक अम्ल के अंदर चेंज होगा। तो ये पायरुविक अम्ल क्या होता है, C3H4 और O3, ये होता है आपका पायरुविक एसिड। अब ये एक है और 2 पायरुविक एसिड के अंदर है वो कन्वर्ट होता है। उससे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लूकोज है वो जब पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रक्रिया होगी आपकी, ये प्रक्रिया आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर कन्वर्ट होती है। जो कोशिका द्रव्य के अंदर है वो आपकी ये कंप्लीट होती है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया।
अब इसके अंदर है वो टोटल कितनी ऊर्जा मिलती है, टोटल 4 एटीपी ऊर्जा बनती है, 4 एटीपी बनती है, जिसमें से 2 एटीपी है वो खर्च हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास में लाभ के अंदर कितनी बची, 2 एटीपी लाभ में रही आप, ठीक है, 2 एटीपी है वो आप प्रॉफिट में रहे। देन उसके बाद में जो C3H4O3 यानी जो आपका पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में आपको 686 या फिर मैं बोलूं 36 एटीपी ऊर्जा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो क्रिया है वो आपकी कहाँ पे संपन्न होती है, इसे अपन क्रेबस चक्कर बोलते हैं, और क्रेबस चक्कर है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो कंप्लीट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है वो तो कोशिका द्रव्य के अंदर कंप्लीट होती है, और क्रेबस चक्कर है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। यहाँ पे आपको आर ज्ञात करनी है। देखो भी, ध्रुव यानी O से आपको F के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, ध्रुव O से और F के बीच से फोकस दूरी के बीच की दूरी है वो 0.5 है। अब आपको पता है R है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है भी, ये फोकस दूरी है यानी ध्रुव, यानी इस प्रकार से ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य एक्स है, ये आपका पोल हो गया यानी O हो गया, और इससे यहाँ पे जो फोकस होता है इनके बीच की दूरी है वो 0.5 है, और यहाँ पे इनकी दूरी पूछी आपको वक्रता केंद्र के यहाँ तक, तो फोकस दूरी का दुगुना है वो वक्रता केंद्र होता है भी, तो यहाँ पे 0.5 तो आपका कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखो भी, स्टेटमेंट आपके सामने दे रखा है, सम ब्रासलेट आर रिंग, सम ब्रासलेट है जो कुछ ब्रासलेट है वो क्या है, रिंग है भी, ठीक है, और उसके बाद में सम बैंगल्स आर ब्रासलेट, सम बैंगल्स आर ब्रासलेट, तो यहाँ पे बी ए से बैंगल लिख देता हूँ, चूड़ी, ठीक है, सम बैंगल्स आर ब्रासलेट हो गया, और ऑल वॉच आर बैंगल्स, तो यहाँ पे ऑल वॉच है वो थोड़ा सा बैंगल्स वाला डायग्राम है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देते हैं, तो बी ए से बैंगल हो गया और डब्ल्यू से वॉच हो गया। अभी सारी सारी जो वॉच है वो किस में आ जाएगी, आपकी ब्रासलेट के अंदर आएगी, ऑल बैंगल्स के अंदर नहीं आएगी। ये आपका थोड़ा सा देखो अभी दोबारा से इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे सम ब्रासलेट, ये लो सम ब्रासलेट है वो क्या है, आर रिंग, ये लो रिंग बना दी, और सम बैंगल्स आर ब्रासलेट, सम बैंगल्स आर है ब्रासलेट, ये रहा बी ए से बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, और ब्रासलेट बन गए, और आल वॉच, सारी की सारी जो घड़ी है वो ब्रासलेट है भी, तो वो ब्रासलेट के अंदर आएगी। अब देखो भी इसने क्या बोला है, सम रिंग आर ब्रासलेट, सम रिंग है वो ब्रासलेट है क्या, बिल्कुल सही बात है भी, ब्रासलेट है, और सम ब्रासलेट आर वॉच, सम ब्रासलेट जो ब्रासलेट है वो वॉच है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों हैं वो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिकेट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के उनके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अनुक्रम के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर है वो दाएं से बाएं ओर होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी क्रिकेट के अंदर आपको देखना है, तो व्यंजन को तो पहले वाले में कन्वर्ट करना है और स्वर को बाद वाले में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे बी आ गया, ये क्यू आ गया, और ये जे आ गया, ये बी आ गया, और ये जे आ गया, यहाँ पे जे कैसे आ गया, हाँ ठीक है जे आ गया, और ये जे आ गया, और ई है वो एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और टी है वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इस प्रकार बने अनुक्रम में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में सेट करना है, तो पहले बी, फिर बी, और उसके बाद में एफ आएगा, और उसके बाद में जे आएगा, फिर जे आएगा, फिर क्यू आएगा, और फिर एस आएगा। तो कौन सा अक्षर दाएं से 5वां होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां एफ हो जाएगा। अभी 5वां कौन होगा, एफ होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते, मुक्त आयन नहीं पाए जाते। एक प्रकार से अगर आयन पाए जाएंगे तो वो क्या होगा, अभी वो
एक प्रकार से विद्युत का चालन करेगा भी, ठीक है। तो इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? तो CH4 जो गैस होती है, CH4 मीथेन गैस होती है, इसमें कोई भी आयन नहीं होता, ये क्या है, विद्युत की कुचालक होती है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बाकी KBr है जो आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है और सोडियम ब्रोमाइड है, और ये आपका NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, विद्युत का चालन करते हैं। तो इसमें क्या है, आयन पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या है, विद्युत का चालन करते हैं। CH4 जो मीथेन गैस होती है, ये क्या है, विद्युत का चालन नहीं करती है, तो इसीलिए इसमें क्या है, मुक्त आयन नहीं पाए जाएंगे। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला भी अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु, अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पिता की आयु, ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है। तो 5 वर्ष पहले बताना है, 5 वर्ष पहले क्या थी, तो ये 1 और 7 गुनी थी, तो ये 7 गुनी हो गई। उसके बाद में 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले की है और ये 5 वर्ष बाद की है। 5 वर्ष बाद में क्या है, 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो अनुपात है वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में तो 0 का अंतर और इनके बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो ये सही नहीं है अभी। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखो भी, नीचे वाले अनुपात का अंतर देखो 2 का आ रहा है, ऊपर वाले अनुपात का अंतर देखो 6 का आ रहा है। तो नीचे वाले अनुपात को ऊपर वाले अनुपात के अंतर से गुणा कर दो, और ऊपर वाले अनुपात को नीचे वाले अनुपात के अंतर से गुणा कर दो, तो नया जो अनुपात बन के आएगा वो आपका बन जाएगा 14:2, और ये बन जाएगा 18:6। अब देख लो भी सही आ रहा है, इनके बीच में 4 का अंतर है और इनके बीच में भी 4 का अंतर है। तो हमारे अनुसार तो 4 का अंतर है, लेकिन ये तो 4 वर्ष पहले का, ये तो 5 वर्ष पहले का है, ये तो 5 वर्ष पहले का है, और ये 5 वर्ष बाद का है। तो टोटल जो रेशियो, टोटल जो अंतर आया वो 10 का आ रहा है। तो ये तो हमारे अनुसार 4 बराबर 10 हो गया अभी। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10/4। आपको ज्ञात क्या करना है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे वर्तमान आयु कोई भी देख लो भी, ऊपर वाला रेशियो है ये 5 वर्ष पहले है, तो 5-5 वर्ष उसमें ऐड करना पड़ेगा, और नीचे वाला रेशियो है वो 5 वर्ष बाद का है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5-5 माइनस करना पड़ेगा। तो कोई सा भी आप उठा लो, 10 आप एक का मान है वो 10/4 आ रहा है। तो 14 का देख लो भी कितना आएगा, तो 14 का देखोगे तो ये 7 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, तो यानी 35 आ गया। एक का 35 आ गया, दूसरे का कितना आएगा, 10/4 है, और दूसरे का रेशियो 2 है, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 5 10, तो दूसरे का आ रहा है 5 वर्ष। अब ये तो हमने निकाला क्या है, ये 5 वर्ष पहले का निकाला है, वर्तमान में पूछा है, तो 40 और 10 हो जाएगा, 40 और 10 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें दिया गया है भी एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा गया है। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। तो फोकस, यदि लेंस की फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, तो आपको d का मान ज्ञात करना है। क्या आएगा, देखो भी आपके सामने u कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर d दे रखा है। u कितना दे रखा है, d दे रखा है, यानी लेंस से दूरी है वो d है, और यहाँ पे प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनता है, यानी v कितना दे रखा है, तो v दे रखा है, d/3 दे रखा है, और उसके बाद में f आपको कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस है तो यहाँ पे लेंस सूत्र लगा दो, 1/f बराबर में क्या आ जाएगा, 1/v माइनस में 1/u हो जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1/15, ये तो 1/15 आ जाएगा, और बराबर में 1 जो v है वो कितना है भी, d/3 है। तो यहाँ पे ये 1/d/3 इस प्रकार से रखूंगा, तो ये 3 है वो ऊपर चला जाएगा, अभी 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे भी, क्योंकि u है वो बाईं ओर रखा गया है, तो u माइनस में लेंगे, और माइनस पहले से फॉर्मूले के अंदर है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/d। ठीक है, u का मान d है। अब यहाँ पे देखो भी इसके अंदर है वो आपका 1/15, 1/15 है, ये माइनस में होगा भी, 1/15 क्या किस में होगा, माइनस के अंदर होगा। अब इसका जो आपका एल्शियम निकल के आया वो d निकल के आ गया, d, और यहाँ पे 3 प्लस में 1 आ गया भी, 3 प्लस में 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब v है वो क्या है, v। अब इसमें लेंस कौन सा है, पहले तो ये देखो लेंस है वो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अवतल लेंस है तो इस प्रकार से होगा भी, अवतल लेंस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पे देखो भी अवतल लेंस है वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब अवतल लेंस के अंदर आपको पता है भी आभासी प्रतिबिंब बनता है,
तो ये मुख्य एक्स हो गया, और ये इसके पैरेलल जो किरणें आ रही है अभी, ठीक है, मुख्य एक्स के, तो ये यहाँ पे आने के बाद में क्या है, इस प्रकार से फैल जाएगी। इस प्रकार से फैल जाएगी तो अपन क्या है, इसको वापस बढ़ाएंगे तो ये क्या है, इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होगी एक स्थान पे। तो इसमें क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v कहाँ पे होगा, v है वो दर्पण के बाईं ओर होगा। बाईं ओर होगा तो v अपन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो भी 1/-15 बराबर में -3 और प्लस का 1 है, तो यहाँ पे -2 बचेगा। अपॉन में क्या है, डी है, वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो डी बराबर में -15 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा, डी बराबर माइनस माइनस प्लस डी बराबर 30। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 30, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभी। और वैसे डी है वो आपका माइनस में आना नहीं चाहिए, वैसे डी है वो आपका माइनस में आना नहीं चाहिए। डी है क्या, अभी अवतल के सामने, अवतल लेंस के सामने डी दूरी पर रखी गई है कोई वस्तु, तो यहाँ पे डी तो पॉजिटिव में आना चाहिए एक प्रकार से, ठीक है। तो इसमें कार्तीय चिन्ह का परिपालन नहीं किया इसने एक प्रकार से, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर इसने बोला गया है भी, यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो आवेश बराबर क्या होता है अभी, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू समय होता है अभी। अब आपको धारा ज्ञात करनी है तो आवेश धारा बराबर क्या हो जाएगा, फिर धारा बराबर आपका हो जाएगा आवेश अपॉन में क्या हो जाएगा, समय। आवेश अपॉन में समय, आवेश कितना है 1200 और समय कितना है 10 मिनट। 10 मिनट को आप एक प्रकार से 10 मिनट को आप चेंज कर लो किसके अंदर, सेकंड के अंदर चेंज करना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है। सेकंड के अंदर चेंज करोगे तो 10 इंटू 60, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 2 12, तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन। अब 83 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है भी कितनी महिलाएं यानी वुमेन शिक्षित एजुकेटेड है लेकिन अर्बन यानी शहरी नहीं है। तो इस शहरी के लिए तो इस सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो आपका 5 ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी 5 है वो आपका राइट आंसर होगा, ऐसी वुमेन है जो एजुकेटेड भी है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में बोला 32 पार्सल का औसत वजन है वो 96 है। 32 पार्सल है उसका औसत वजन कितना है, 96 है, दर्ज किया गया। यदि 32 का 96 है, यदि एक पार्सल का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 33 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत वजन का मतलब क्या हो गया, अभी प्रत्येक के अंदर 2-2 की वृद्धि हुई है, फिर औसत वजन में 2 की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब ये हो गया अभी अब कैंडिडेट कितने हो गए, 33 हो गए। 33 कैंडिडेट हो गए तो प्रत्येक के औसत भार में प्रत्येक के वजन के अंदर 2-2 की वृद्धि होगी, तभी तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है। तो इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 66। अब 66 को औसत में ऐड कर दो तो टोटल वजन आ जाएगा इसका 12, 15 और 116, 162 kg का वो आदमी हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 85 नंबर क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इसके मूल है, तो आपको अल्फा की क्यूब प्लस में बीटा की क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको पहले तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो भी ऐसे 2 टुकड़े कीजिएगा जिसमें गुणा करेंगे तो 70x² आना चाहिए माइनस के, और जोड़ेंगे तो माइनस के 3x आने चाहिए। तो ये देखो भी आपका हो जाएगा 2x² माइनस का 10x और माइनस का प्लस का 7x और माइनस का ले लूँ मैं 35, ठीक है भी। अब देखो भी गुणा करके देखो 10 और 7 70 और माइनस प्लस माइनस होते हैं, 70x आ गया और उसके 70x² आ गया। और अब घटाओगे तो माइनस के 10x में से प्लस के 7x जाएंगे तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के 3x बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन 2x आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 5 और यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका प्लस का 7, तो इसमें x और 7 5 35 माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 आ जाएगा। तो ये एक तो x बराबर 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा x बराबर में माइनस का 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक तो आ गया ये और एक आ गया ये। अब इसका आपको क्या करना है, 5 की क्यूब करनी है तो 125 हो जाएगा, और प्लस में 7/3 की क्यूब करनी है तो ये 343 अपॉन में 125 हो जाएगा। अब देखो भी इसको ऐड कर लो, इसको आप ऐड करोगे तो ये इस प्रकार से
ये हो जाएगा, नहीं रुकिए भाई, रुकिए रुकिए, इसमें 5 नहीं आएगा यहाँ पे, ये देखो 2 है यहाँ पे, तो ये 2 आएगा भी, तो इसका मान यहाँ पे आ जाएगा, आपका क्यूब करनी है ना, तो ये 8 आ जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा अभी, 8 इसका एलसीएम आ गया, तो 8 5 40, 4 8 2 16 और 4 20, 2 8 एकम 8 हो 2 10, और इसके बाद में ये आपका माइनस में, अभी ये माइनस में है, तो ये संख्या है वो माइनस में रहेगी भी, ये संख्या माइनस में रहेगी। देखो भी, माइनस का 7 इंटू माइनस का 7 इंटू माइनस का 7, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस वापस हो जाएगा, तो ये माइनस का 343 हो जाएगा। अब 1000 में से 343 निकाल दो तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और उसके बाद में 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और उसके बाद में 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 657 में बटा 8 आ जाएगा, 657 बटा 8, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखो भी, माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी भी आपको, ठीक है। संचयी बारंबारता यानी सी एफ आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसका सी एफ आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी एफ अपन ज्ञात कर लेते हैं, 12 और 12 में 18 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30, 30 में 20 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 75, और 75 में 30 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 और 7 और 3 10, 105, 105 में 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 105 में 20 जोड़ोगे तो ये 125 हो जाएगा, और 125 में 15 जोड़ोगे तो 5 5 10 और 2 3 और 1 4, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका n/2 यानी n का मान कितना आया है, n का मान आपके पास में आ गया 140, और n/2 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। अब 17 हो जाएगा तो संचयी बारंबारता देख लो, जस्ट इससे बड़ी वाली हो जाएगी भी, ये हो जाएगी भी, आपका जो माध्यिका वर्ग अंतराल है वो ये आ जाएगा, ठीक है। n/2 से बड़ी आपको संचयी बारंबारता देखनी है, 70 से बड़ी संचयी बारंबारता तो 75 है। अब 75 में जो आपका वर्ग अंतराल आता है, यानी वही आपका क्या हो जाएगा, ये संचयी बारंबारता, एक प्रकार से माध्यिका वर्ग आ जाएगा। अब माध्यिका वर्ग आ जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो, माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ भी। अब इसमें इसको रफ कर दो, यहाँ पे लगा दो, ये होता है L, क्या होगा भी, L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F और इंटू H। आप देखो भी L कितना है, निम्न सीमा होती है, तो निम्न सीमा 45 है, और प्लस में n/2 कितना निकाला था, 70 निकाला था, तो 70 माइनस में CF कौन सा है, माइनस में CF है वो जस्ट इससे पहले वाले संचयी बारंबारता यानी जो माध्यिका वर्ग है जस्ट उससे पहले वाला लेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CF 50, CF कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, अपॉन में F कितना है भी, F ये रहा, माध्यिका वर्ग में 25 F आ रहा है, तो 25 और इंटू H कितना है, वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है भी, तो ये चल रहा है आपका 10 का। अब देखो भी 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 इंटू 10 तो 200 हो जाएगा, और ये 45 प्लस चल रहा है, और नीचे क्या है 25, 25 से कम 25, 25 से 8 है 200 होते हैं अभी। अब 45 में 8 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 53, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी इसकी 53 आ जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है भी 3 वर्षों के दौरान किस कंपनी की कुल वार्षिक राशि सबसे अधिक है। 3 वर्षों के दौरान किस कंपनी की वार्षिक राशि अधिकतम है। 1999 से 2001 तक किसी भी कंपनी द्वारा पंजीकृत उच्चतम संयुक्त बिक्री राशि और न्यूनतम संयुक्त बिक्री राशि में अंतर कितना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी, पहले तो इसके अंदर है वो सबसे कम वाला देख लो, फिर सबसे कम किसमें है और फिर सबसे ज्यादा किसमें है वो देख लो, और उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन पूछ रखे इसने। पहला तो ये है भी तीनों वार्षिक वर्षों के दौरान किस कंपनी की कुल बिक्री राशि सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसकी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी, सबसे अधिक 32, 43, 35 और 61, 52, 29 और 54, 25 और 36, 19, 38 और 52। तो सबसे ज्यादा तो मेरे को इसमें लगा भी सबसे ज्यादा है वो, क्योंकि संख्या ही इसमें ज्यादा है, संख्या है वो इसमें ज्यादा है, 61 है, 52 और 29 सबसे ज्यादा इसमें होगा, तो आपका TYD के अंदर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद में इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 1999 से 2001 तक किसी भी कंपनी द्वारा
पंजीकृत उच्चतम संयुक्त बिक्री राशि और न्यूनतम संयुक्त बिक्री राशि का अंतर आपको देखना है। तो सबसे ज्यादा तो इसमें हो गया, सबसे ज्यादा है वो इसमें हो गया, जोड़ लो इसको, 9 और 2 11, 11 और 1 12, और उसके बाद में 5 और 2 7, 5 और 2 कितने होते हैं अभी 7 होते हैं, और 7 और 6 13, और 13 और 1 14, यानी 142, और ये लाखों में है तो इकाई दहाई सैकड़ा, इस प्रकार से ये लाख हो जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। और उसके बाद में 142 लाख हो गया, अभी 142 लाख हो गया। उसके बाद में देखो भी न्यूनतम, देखो भी न्यूनतम किसमें, न्यूनतम शायद मेरे को इसमें लगा, जोड़ोगे तो शायद इसमें आएगा न्यूनतम, इसमें न्यूनतम आ जाएगा भी। तो यहाँ पे इसमें न्यूनतम हो रहा है क्या, 19 38 57 57 और 52 कितने होते हैं, 57 और 52, 5 और 2 9 और 109 हो रहा है अभी इसमें। और इसमें जोड़ोगे तो इसमें 54, फिर 25 और फिर 36, तो न्यूनतम इसी में अभी, यानी ये आ जाएगा 109, और आगे कितने जीरो लगाइए आपने, वो जीरो लगा देना। उसमें आप घटाओ भी, आप अब घटाओगे तो यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बच गया, और ये आ गया 33। 33 किस में आ रहा है अभी, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। पहले का आंसर तो TYD था, यानी सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी में है बिक्री राशि, तो वो TYD के अंदर है, और दोनों का अंतर है वो 33, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 33 लाख आया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अभी। आगे देखो 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक कंपनी निर्धारण पद्धति के लिए एक कीमत निर्धारण पद्धति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, जिसमें कंपनियां कई उत्पादों को एक साथ समूहित करती है और उन्हें एक कीमत पर बेचती है, तो वो होता है बंडल प्राइसिंग। क्या बोलते हैं उसको, बंडल प्राइसिंग बोलते हैं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद है, तो वो ऋग्वेद हो जाएगा। अभी कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। यदि एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का आयतन है वो 198 मीटर क्यूब दे रखा है, इसकी त्रिज्या आपको 3 मीटर दे रखी है, तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। लंबवर्तीय बेलन का आयतन कितना होता है अभी, लंबवर्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 इंटू आपको त्रिज्या दे रखी है 3 इंटू 3 इंटू एच आपको दे रखा है एक्स बराबर में 198। अब यहाँ पे देखो भी 7 जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा भी, इस प्रकार से इंटू 22। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, x बराबर हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, पहले इसको 9 से काटो, पहले इसको 22 से काट दो, 22 से कम 22 और 22 निम 198 होते हैं भी, और 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, तो ऊंचाई है वो इसकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको निकटतम मान ज्ञात करना है भी, और यहाँ पे जो भाग में है उसका भाग दे दो, और जो गुणा है उसका गुणा करवा दो, यही करना है भी, और कुछ उसमें कुछ करना नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, शहर M शहर Z के दक्षिण में है, Z के दक्षिण में है, और शहर C शहर Z के पूर्व में है, और शहर F शहर C के पश्चिम में है, शहर F है वो C के पश्चिम में है। आगे देखो भी F यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं, शहर X है वो शहर C के उत्तर में है, शहर X है वो C के उत्तर में है, तो X यहाँ पे आ जाएगा। अब शहर Z है वो शहर F के पश्चिम में है, ये जो Z है वो F के पश्चिम में है, तो F यहीं पे आएगा भी, दोनों के बीच में आएगा। M के सापेक्ष F का किस दिशा में है, तो M के सापेक्ष पूछा है तो यहाँ पे बनेगा, और ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें ZR 18 और इसने लिखा है UW 11। अब देखो भी इसमें इसने कितना माइनस किया है, इसमें -6 कर दिया भी, नहीं -5 कर दिया, और यहाँ पे देखो भी कितना माइनस कर रहा है, +5 कर रहा है, और इसमें देखो भी 18 को 11 लिख रहा है, तो कहने का मतलब -7 कर रहा है, -7 कर रहा है। अब आगे देखो भी यही प्रक्रिया लग रही है क्या इसमें, आगे YM 24 है, इसको TR 17 लिख रहा है, TR 17 लिख रहा है। Y आता है आपका कितने में, 25 पे, 25 में से 5 गया 20, -5 कर दिया। अब 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 हो जाते हैं, और इसमें -7 कर रहा है क्या, तो इसमें -7 कर रहा है।
तो -5 किया, +5 किया और -7 किया, ठीक है। तो KJ35 को क्या लिखेगा, तो पहले -5 करेगा तो ये आ जाएगा 6F, और फिर +5 करेगा तो ये आ जाएगा 15O, और फिर -7 करेगा तो ये आपका आ जाएगा 28, FO 28 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। 94 नंबर क्वेश्चन देखो भी करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है, तो नासा द्वार के द्वारा। नासा के जो बाहर आपके छिद्र होते हैं उसे नासा द्वार बोलते हैं, तो नासा द्वार के द्वारा है वो वायु शरीर के अंदर ग्रहण की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 96 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज इंटू मिश्र धन होता है क्या है, ब्याज इंटू मूलधन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राशि है 8,000 की, राशि 8,000 है, 10% दर है, 2 वर्ष का समय है, अपॉन कर दो 100, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 800 में 2 का गुणा करवाओगे तो 1600 आपका ब्याज आ गया, 1600 रुपये है वो ब्याज हो गया। अब यहाँ पे 2 वर्ष के अंत में उससे प्राप्त होने वाला मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, तो मूलधन और मिश्र धन आपस में इसको ऐड कर दो भी, तो 8,000 के अंदर है वो 1600 आप ऐड करोगे तो ये आपके पास में 9,700 आ जाएगा। कहने का मतलब 9600, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंध में 3R में शामिल नहीं है, 3R में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो 3R का बहुत बार क्रम भी पूछ लेता है, भी पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो पहले आता है रिड्यूस आता है, पहले क्या आता है, रिड्यूस होता है, और पहले रिड्यूस किया जाता है, उसके बाद में फिर रीयूज यानी दोबारा से यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद में उसे क्या है, रिसाइकिल बिन के अंदर है वो डाल दिया जाता है, कचरा पात्र के अंदर इसको डाल दिया जाता है। पहले इसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, फिर इसको रीयूज किया जाता है, पहले रिड्यूस किया जाता है तैयार किया जाता है, फिर इसका रीयूज किया जाता है, और फिर इसका रिसाइकिल बिन में इसको डाल दिया जाता है। तो आपका रिफ्यूज है ना, रिफ्यूज ये 3R के अंदर नहीं आता, और ये इसका क्रम होता है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 98 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी 15 को 2 और 225 का 4 के साथ में क्या रिलेशन है, और 624 का क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। देखो अभी अब 2 को ये 15 लिख रहा है, या फिर 15 को 2 कैसे लिख रहा है, 225 को 4 कैसे लिख रहा है, और 624 को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 225 किसकी स्क्वायर होती है, अभी 15 की स्क्वायर होती है 225, एक प्रकार से 225 है वो 15 की स्क्वायर होती है, और 624 एक प्रकार से आपका लगभग 25 की स्क्वायर के करीबन हो जाता है भी, 25 या 625 होते हैं भी। अब इसके अंदर है वो अपन एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये इसका दुगुना करो तो नहीं, 4 का क्या कर रहा है ये एक प्रकार से 4 की स्क्वायर है अभी, ये एक प्रकार से 4 के स्क्वायर में से माइनस कर रहा है 1, ठीक है। और ये लो भाई, समझ में आ गया, मेरे तो समझ में आ गया। अब देखो भी अभी यानी ये इसका 2 का स्क्वायर करो भी, 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, ठीक है, और फिर 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, 16 आ जाएगा, और 16 में से 1 घटाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें अगर आप अब आगे भी यहाँ पे 225 नहीं है, 255 है भी ये, ठीक है, ये 255 है। अब आगे देखो भी 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर किया आपने कितना आया, 16 आया। अब 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आया 256, और 256 में माइनस कर दो, यही आपने यहाँ पे किया भी, 4 का यानी 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 16, और 16 में से माइनस 1 किया 15 आ रहा है। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 16 का स्क्वायर किया 256 आ गया, 256 में से माइनस 1 किया 255 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे किसका स्क्वायर करूँ, यानी 5 का स्क्वायर कर दूँ तो ये आ गया 25, और 25 का स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 625, और माइनस 1 करूँगा 624 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 99 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोबाइट यानी 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है भी, और 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है।
और 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी कौन सा त्यौहार पश्चिमी बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। यह प्राय मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। तो ये ढोल जात्रा जो त्यौहार है ये पश्चिमी बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्राय मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। तो वो आपका राइट आंसर होगा, ढोल जात्रा त्योहार आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट कर लिया है भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजिली तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। जैसे ही अपने 99 पेपर है वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक है वो आपको करवाई जाएगी भी। ठीक है, और कई दोस्त है वो ये बोल रहे हैं सर एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद में है वो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो रहे। तो कौन कहता है क्वेश्चन सोल्व नहीं होता भी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में? मैं करवाऊंगा आपको एनसीईआरटी और उसके बाद में आप क्वेश्चन करके देखना भी, बता देना मेरे को क्वेश्चन कौन सा से आपका सोल्व नहीं हो रहा। आप एनसीईआरटी करने के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करोगे और वो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, यानी आपकी ये 59 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है भी। ठीक है, आज के समय 59 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और 99 पेपर है इसके। टोटल 99 पेपर होने के बाद में, क्लासें होने के बाद में आपके 9th और 10th की, पहले मैं 9th वाली क्लास बुक उठाऊंगा और उसमें एनसीईआरटी आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा भी। ठीक है, पीडीएफ करवाऊंगा और चैप्टर वाइज आपको करवाऊंगा और उसके बाद में 10th वाली करवाऊंगा और उसके बाद में आप मेरे को ये बता देना भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। सारे के सारे क्वेश्चन बनाओगे आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में। इट्स ओके। तो क्लास कैसी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।